मेरठ का एक शांत इलाका जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, लेकिन आज वही इलाका एक डरावनी खामोशी में डूबा हुआ था। सड़क पर खड़ा एक घर जिसके अंदर से आती सी सिसकियां और फर्श पर बिखरा खून। ये थी सौरभ की हत्या की दास्तां जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। दोस्तों, ये कहानी है प्यार, धोखे और बदले की, जहां मौत के बाद भी खून की प्यास बुझाई नहीं जा सकती। सौरभ और मुस्कान की शादी को 5 साल बीत चुके थे। बाहर से तो सब कुछ सही लगता था, लेकिन मुस्कान का दिल कहीं और ही धड़कता था। दरअसल ये बात आज से लगभग 5 साल पहले की है, जब सौरभ अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था और वहीं पर उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। वह भी अपनी फ्रेंड की शादी में आई हुई थी और जब सौरभ ने पहली बार मुस्कान को देखा तो उसे वह अपना दिल दे बैठा और उसे मुस्कान से प्यार हो गया। और फिर धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर एक दिन सौरभ ने अपने प्यार का इजहार मुस्कान से कर दिया। अब चूंकि मुस्कान भी मन ही मन सौरभ को चाहती थी, इसलिए उसने भी हामी भर दी। अब सौरभ मुस्कान से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने शादी के लिए अपने घर वालों से बात की, लेकिन उसके घर वाले ऐसी शादी के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने मुस्कान से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया और सौरभ से कहा कि वो मुस्कान को भूल जाए, वो लड़की उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन सौरभ को तो मुस्कान के प्यार का भूत सवार था। वह उसके खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपने घर वालों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मुस्कान से। उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। सौरभ की इस बात पर उसके घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर ठीक है, तुम हमें भूल जाओ, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और उसके घर वालों ने उसे अपने जायदाद से भी बेदखल कर दिया। सौरभ नेवी में नौकरी करता था, जिससे उसे पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए वह अपने घर वालों को छोड़कर मुस्कान के पास चला आया और कुछ दिन के बाद उससे शादी कर ली और मेरठ के ही एक आवासीय कॉलोनी में किराए का मकान लेकर मुस्कान के साथ रहने लगा। शादी के कुछ साल बाद मुस्कान ने एक बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सौरभ की नौकरी छूट गई, जिससे उसे मेरठ के ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करना पड़ा। लेकिन फिर भी वो पूरा परिवार खुश था, क्योंकि नेवी की नौकरी में सौरभ को कई दिनों तक बाहर ही रहना पड़ता था, जिससे मुस्कान और उसकी बेटी घर में अकेले रह जाते थे। लेकिन अब मेरठ में ही नौकरी करने की वजह से सौरभ अपने परिवार के साथ ही रहता था और उन्हें ज़्यादा वक्त भी दे पाता था। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त सौरभ ने मुस्कान को फ़ोन किया और कहा कि मुस्कान, आज मैं अपने दोस्त के घर डिनर पर जा रहा हूँ, मुझे आने में ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए तुम मेरा इंतज़ार मत करना और खाना खा के सो जाना। जब मैं आऊँगा तो फ़ोन करूँगा। मुस्कान ने कहा ठीक है, लेकिन सौरभ के डिनर का प्रोग्राम अचानक से कैंसिल हो गया और ऑफिस से 7 बजे छूटने के बाद वह अपने दोस्त के साथ होटल में खाना खाने के लिए चला गया। वहाँ खाना पीना खाने के बाद वह अपने घर के लिए वापस लौटा। उस समय रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। सौरभ ने सोचा कि अब क्या मुस्कान को फ़ोन करूं, जल्दी चलकर उसे सरप्राइज दे देता हूं। इसलिए सौरभ ने मुस्कान को बिना फ़ोन किए ही घर पहुंच गया। लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे कमरे के अंदर से किसी गैर मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वह सोचने लगा कि भला इस वक्त घर में कौन हो सकता है। यह जानने के लिए वह बिना मुस्कान को आवाज़ दिए ही अपने घर के खिड़की के पास गया और जब उसमें से झांककर कमरे के अंदर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि कमरे के अंदर मुस्कान किसी गैर मर्द के साथ रंगरलियां मना रही थी। वह दरवाजे के पास गया और मुस्कान को एक जोर की आवाज़ दी, मुस्कान, दरवाज़ा खोलो। और फिर कुछ देर बाद जैसे ही मुस्कान ने दरवाज़ा खोला, वैसे ही वो शख्स सौरभ को धक्का देकर वहाँ से भाग गया। शायद सौरभ की आवाज़ से उन दोनों को पता चल चुका था कि उनके कुकर्मों का आज पर्दाफाश हो चुका है। सौरभ ने मुस्कान से कहा, ये सब क्या है मुस्कान, मेरे पीठ पीछे ऐसी गंदी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती?
मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे प्यार किया और शादी की और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लेती। मुस्कान ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरे बचपन का प्यार है, उसका नाम साहिल है। जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी तब वो मेरे साथ ही पढ़ता था और तभी से मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तब वो कहीं दूर चला गया और जब तुम नेवी की नौकरी करने के लिए बाहर गए हुए थे तो एक दिन एक पार्टी में मेरी उससे मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुस्कान की इस बात पर सौरभ ने उसे एक जोर का थप्पड़ दिया और कहा कि ये बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी शादी हो चुकी है मुस्कान, और तुम्हारी अपनी एक बेटी भी है। लेकिन फिर भी अगर ये बात है तो फिर ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो और जाओ अपने बचपन के प्यार के साथ खूब रंगरलियां मनाओ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर सौरभ सोने चला गया। अगली सुबह सौरभ जब उठा तो मुस्कान ने उसे गले से लगा लिया और कहा कि मैं बहक गई थी सौरभ, मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन वादा करती हूँ कि अब आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सौरभ को लगा कि शायद मुस्कान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन एक दिन सौरभ फिर से नेवी की नौकरी करने के लिए लंदन चला गया और इसी बीच मुस्कान और साहिल का प्रेम मिलाप फिर से शुरू हो गया। अब वो आज़ाद थी क्योंकि सौरभ घर पर नहीं था। अब ये दोनों रोज मिलते और खूब रंगरलिया करते। एक दिन मुस्कान ने साहिल से कहा, हम दोनों कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे, तुम कुछ करते क्यों नहीं? साहिल ने कहा, वैसे तुमने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया और उसे यह यकीन दिला दिया कि तुम अब बदल चुकी हो, लेकिन तुम एक काम क्यों नहीं करती, उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? मुस्कान बोली, वो तो मैं कब का कर चुकी होती, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो फिर ये पूरी जायदाद मुझे कैसे मिलती? वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं बताऊं। साहिल बोला, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, बताओ क्या करना है? साहिल तंत्र विद्या में विश्वास करता था, इसलिए मुस्कान बोली, तुम्हारी माँ की आत्मा के लिए कटा हुआ सिर चाहिए था ना, तो हम क्यों ना सौरभ को अपने रास्ते से ही हटा दें, हमारा काम भी हो जाएगा और तुम्हारी माँ की आत्मा के लिए कटा हुआ सिर भी मिल जाएगा। साहिल बोला, अरे वो तुम्हारा पति है, भला तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुस्कान बोली, वो मेरा पति सिर्फ नाम का है, मेरे असली पति तो सिर्फ तुम हो। उससे शादी तो मैंने सिर्फ उसकी जायदाद के लिए की थी। साहिल बोला, तो फिर ठीक है, बताओ प्लान क्या है? मुस्कान बोली, सौरभ को मैं अपने जन्मदिन के बहाने लंदन से घर बुलाऊंगी और अपनी बेटी को अपनी माँ के घर भेज दूंगी और उसी समय हम उसे अपने रास्ते से हटा देंगे और उसके बाद हम शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। साहिल बोला, प्लान तो काफ़ी बढ़िया है, तो कब बुला रही हो अपने पति को? मुस्कान बोली, बस अगले हफ्ते की 4 तारीख को, क्योंकि 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है और जब 4 तारीख को सौरभ लंदन से घर आया तब उसके अगले दिन यानी 5 मार्च को मुस्कान ने केक मंगाया और शाम को केक काट कर उसने अपना जन्मदिन मनाया और सौरभ के साथ खूब डांस किया और सौरभ भी अपने मौत से अनजान अपने मौत का जश्न मनाता रहा। और उसके बाद रात में सौरभ के खाने में मुस्कान ने नींद की गोली मिला दी, जिससे सौरभ गहरी नींद में सो गया और फिर उसके बाद उसने साहिल को घर बुलाया और उसके साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति सौरभ के सीने में 3 बार खंजर से वार किया, जिससे सौरभ की तत्काल मौत हो गई। और उसके बाद उन दोनों ने उसकी लाश को उठाया और बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया और फिर भी दोनों चैन की नींद सो गए। अगली सुबह मुस्कान ने साहिल से मुस्कुराती हुई कहा, साहिल, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमने अपने प्यार की पहली परीक्षा पास कर ली है। अब हम अपनी पहली हनीमून के लिए शिमला जाएंगे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। साहिल बोला, लेकिन मेरी जान, पहले बाथरूम में पड़ी तुम्हारे पति की लाश को तो ठिकाने लगा दें। मुस्कान बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो। साहिल बोला, पर हम उसे रखेंगे कहाँ? मुस्कान बोली, तुम चिंता मत करो, उसका बंदोबस्त हमने पहले ही कर लिया है।
कल ही हमने एक ड्रम और बालू सीमेंट मंगवा लिया था, जिसमें हम लाश को डालकर उसे सीमेंट बालू से जमा देंगे, जिससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस तुम लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। साहिल बोला, वाह मेरी जान, तुम तो मुझसे भी एक कदम आगे हो। चलो अब तुम्हारे पति की लाश को ठिकाने लगाते हैं। और फिर वे दोनों साहिल के लाश के टुकड़े टुकड़े करने लगे। तभी मुस्कान बोली, पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना, और हाँ, उसका सिर अलग से काट कर तुम अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए ले जाना, ताकि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिल सके। साहिल बोला, जरूर, भला ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। और फिर उन दोनों ने सौरभ की लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में डाल दिया और उसे सीमेंट बालू से जमा कर शिमला हनीमून के लिए चले गए। वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद एक दिन साहिल ने मुस्कान से कहा, यार अब मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हम पकड़े गए तो। मुस्कान ने कहा, कत्ल हमने किया और डर तुम रहे हो। खैर तुम चिंता मत करो, मैंने उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। और फिर उसने अपनी माँ को फोन लगाया और रोते हुए कहा कि माँ, सौरभ के घर वालों ने मेरी आंखों के सामने सौरभ का कत्ल कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सौरभ मुझे तलाक दे दे, और जब वो उनकी बातों को नहीं माना तो उन्होंने उसे मार डाला। मुस्कान की माँ बोली, तू ये क्या कर रही है बेटी, तू एक काम कर, तू घर आ जा, फिर बात करते हैं। मुस्कान की मम्मी पापा जानते थे कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि वो उसके रग रग से वाकिफ थे। इसलिए जब मुस्कान अपनी माँ के घर पहुंची तब उन्होंने उससे सख्ती से बात की, तो उसने सारी सच्चाई अपने मम्मी पापा को बता दी कि कैसे उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल किया। इस सारी सच्चाई जानकर उसके मम्मी पापा हैरान रह गए कि मुस्कान इतना भी गिर सकती है। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और मुस्कान को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन जेल में कुछ दिन रहने के बाद जब उन दोनों को दूसरे जेल में ले जाया जा रहा था, तब उन दोनों ने पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए और मनाली में एक किराए के मकान में जाकर रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद उस मकान में कुछ अजीब होने लगा। कभी मुस्कान को रात में सौरभ की आवाजें सुनाई देती। वो कहता, तुमने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो कभी बाथरूम का शीशा अपने आप ही लिखता, खून का बदला खून। साहिल को भी सपने में गला घोटते हुए सौरभ दिखाई देता। लेकिन इससे भी डरावना कुछ और था। एक रात जब मुस्कान और साहिल अकेले थे तो बाथरूम से आवाज आई, मुस्कान, मैं यहाँ हूँ। मुस्कान ने साहिल की तरफ देखा, लेकिन वो भी डरा हुआ था। तुमने भी सुना? मुस्कान ने कांपते हुए साहिल से पूछा। साहिल ने हाँ में सिर हिलाया। फिर अचानक बाथरूम का दरवाजा खुद पर खुद खुल गया, जिसके अंदर फर्श पर खून के निशान थे, जो धीरे धीरे शब्दों में तब्दील हो रहे थे, तुम दोनों की बारी आएगी। ये सब देखकर अगले दिन मुस्कान और साहिल ने फैसला किया कि वो इस शहर को छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठे तो रेडियो अपने आप ही चलने लगा और उसमें से आवाज़ें आने लगी, मुझे मार कर तुम दोनों कहाँ भागोगे। कि तभी सौरभ की शक्ल में सामने से एक धुंधली सी छाया आती हुई दिखाई दी। ये देख वे दोनों घबरा गए और कार का स्टीयरिंग अपने आप ही मुड़ने लगा। सौरभ की छाया बोली, आज तुम दोनों की मौत निश्चित है। कि तभी एक जोर का झटका लगा और कार पलटती हुई काफी दूर चली गई और फिर चारों तरफ खून ही खून। और इधर पुलिस पहले से ही इन दोनों की तलाश कर रही थी, जिसके लिए वह सौरभ के घर वालों के पास भी गई। तो वहाँ सौरभ के घर वालों का कहना था कि इन सब में मुस्कान के माँ बाप भी शामिल हैं। कि तभी पुलिस को इस दुर्घटना के बारे में पता चला और जब अगली सुबह पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो वहां उन्हें दो लाशें मिली, मुस्कान और साहिल की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनका पूरा शरीर सुरक्षित था, सिवाय गले के। सिर्फ उन दोनों के गले पर कटे का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला घोंट दिया हो। और कार के पीछे वाली कांच पर खून से लिखा था, अगली बारी मेरे सास ससुर की। और उसी रात से उस सुनसान सड़क पर कभी कभी एक औरत का रोना सुनाई देता है और एक मर्द की आवाज, अब तेरी बारी है। दोस्तों, आप सुन रहे थे यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में डरा देने वाली एक अनोखी कहानी, मुस्कान का खूनी प्यार और सौरभ का साया।
दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।